गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर 3 फोटोसिंथेसिस का पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्टिसिपेशन पढ़ा था 2 साइंटिस्ट का और कुछ साइंटिस्ट रह गए थे जो हम आज डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जोसेफ प्रिस्ले के बारे में जिसने ये बताया था बेटा बेल जार एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि किसी भी लाइफ को ग्रोन करने के लिए एयर की ज़रूरत होती है और वो एयर हमें मिंट के पेड़ से ग्रो करवा करके जार में प्रोवाइड की थी। बट 4 इयर्स बाद इसने ये बताया कि वो जो एयर है जो लाइफ की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है वो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था जैन ईजनहाउस ने बताया था कि यही अगर बेल जार डार्कनेस में रख दिया जाता है तो वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो जो एयर जो गैस प्रोवाइड कर रही है हमें उसके लिए लाइट होनी बहुत ज़रूरी है। सनलाइट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, जैन ईजनहाउस ने बताया था। आज हम बेटा इसी से रिलेटेड थर्ड साइंटिस्ट की बात करेंगे, इंगलमैन की बात करेंगे आज। एंगलमैन ने बताया बेटा, इसने बताया कि सनलाइट जरूरी है। इसने बताया था कि ऑक्सीजन एयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब इसी को इम्प्रूवमेंट देते हुए इंगलमैन ने कहा कि सारी जो सनलाइट है, सारी जो विजिबल रेज है जो अवेलेबल हो रही है अर्थ पर, वो सारी फोटोसिंथेसिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। उसमें से कुछ एक लाइट ही ऐसी है जिसमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, और वही वो प्लांट गेन करते हैं। कैसे बताया था इसने? देखो बेटा, ये ग्रीन पार्ट यहाँ सन की रेडिएशन पड़ रही है और जो सन की रेडिएशन के रूप में हमें लाइट अवेलेबल होती है वो है विजिबल रेज। प्लांट इसे लेते हैं और इसे क्या कहते हैं हम? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। इन विजिबल रेज में जो इंगलमैन था उसने क्या किया, क्लेडोफोरा एल्गी का यूज़ किया। यहाँ पर किसका यूज़ किया? क्लेडोफोरा एल्गी जो फोटोसिंथेसिस के फंक्शन को परफॉर्म करती है, दैट इज क्लेडोफोरा एल्गी जो फोटोसिंथेसिस के फंक्शन को परफॉर्म करती है। और यहाँ पर एक प्रिज्म रख दिया बेटा उसने, प्रिज्म, और इसमें से ये लाइट पास कराई, विजिबल रेज। हमें पता है प्रिज्म से जो लाइट पास करके आएगी वो विबग्योर, फिजिक्स में हमने पढ़ा है, विबग्योर कहलाती है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, रेड 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इन 7 कलर्स में जो लाइट क्लेडोफोरा एल्गी पर पड़ी है, इस तरह से जो 7 कलर्स आए हैं, इस तरह से जो 7 कलर्स आए हैं और क्लेडोफोरा एल्गी पर पड़े हैं, उसमें सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेटिक रेट देखा गया। कहाँ देखा गया और कैसे पता लगाया गया? अब इंगलमैन ने क्या किया, प्रिज्म से पास करवाने के बाद यहाँ कुछ एक ऑक्सीजेनिक या एरियोबिक बोल सकते हैं, ऑक्सीजेनिक या एरियोबिक बैक्टीरिया छोड़ दिए। ये बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा हमें कौन सी लाइट में दिखाई दिए? ब्लू रीजन में और रेड रीजन में यहाँ दिखाई दी। ब्लू रीजन में और रेड रीजन में सबसे ज़्यादा एविडेंट अमाउंट में दिखाई दिए। तो ये ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया क्यों छोड़े गए और कैसे पता चला कि फोटोसिंथेटिक का रेट जो है वो मैक्सिमम रहेगा? कौन से रीजन में बेटा? ब्लू और रेड रीजन में। तो ये इंगलमैन ने बताया। देखें, इंगलमैन ने बताया, जैन ईजनहाउस ने कहा था कि सनलाइट बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। उसमें सुधार करते हुए इंगलमैन ने कहा कि सनलाइट में कुछ एक लाइट जो है
मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, जिसमें फोटोसिंथेटिक का रेट जो है वो मैक्सिमम देखा जा सकता है। इसने क्या किया, क्लेडोफोरा एल्गी ली, प्रिज्म लिया और इस विजिबल रेस को उस प्रिज्म में से पास कराया और ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया छोड़ दिए। ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया वहाँ ही अवेलेबल होंगे जहाँ एविडेंट ऑक्सीजन दिखाई देगी, इवोल्व होगी। और हमें पता है बहुत अच्छे से कि जब भी फोटोसिंथेसिस होगी तो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होगी। तो फोटोसिंथेसिस हुई और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में सबसे ज़्यादा अवेलेबल हुई ब्लू और रेड रीजन में, और वहीं ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया दिखाई दिए। तो इस एक्सपेरिमेंट से इंगलमैन ने ये प्रूफ करने की कोशिश की कि जो फोटोसिंथेटिक का रेट है वो मैक्सिमम होगा ब्लू और रेड रीजन में। कुछ एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम की तरफ ये ले गया, जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये था बेटा इंगलमैन का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, जिसने जोड़ दिया कि सनलाइट नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, बट उस सनलाइट में से ब्लू एंड रेड लाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइट है, जहां फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो मैक्सिमम देखा जाता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट आए बेटा, नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जूलियस वॉन सच। जूलियस वॉन सच ने बताया, बहुत कॉमन सी नॉर्मल सी बात बताई कि जो 6CO2 है और 6H2O है, जो फोटोसिंथेसिस है उसमें जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो ग्लूकोज होगा। क्या होगा? ग्लूकोज। जो फर्स्ट प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर बनाते हैं, फूड के रूप में सिंथेसाइज करते हैं, फोटोनिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी जो बनाते हैं, उसमें प्रोडक्ट बनेगा ग्लूकोज, और ये स्टोर होगा किसमें? स्टार्च के रूप में। और ये जो ग्लूकोज है ये ग्रीन पार्ट ही बनाएंगे, ग्रीन पार्ट, प्लांट का ग्रीन पार्ट ही इसे सिंथेसाइज करेगा, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल। और ये स्टोर होगा किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर होगा? एक्सेस में होने के बाद स्टार्च की फॉर्म में। जैसे हमारे अंदर ग्लूकोज लीवर के अंदर जा करके एक्सेस फॉर्म ग्लूकोज की स्टोर हो जाती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो एनिमल में किस फॉर्म में स्टोर होता है फूड? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा था हमने। और प्लांट फिजियोलॉजी ये कहती है कि ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगी? स्टार्च की फॉर्म में। ये बात बताई थी जूलियस वॉन सच ने। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, नेक्स्ट साइंटिस्ट जिसने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन की, उसका नाम था बेटा कार्लोस वॉन नील। कार्लोस वॉन नील। इन्होंने बताया कि जब हम इक्वेशन लिखते हैं 6CO2 प्लस 6H2O C6H12O6 प्लस 6O2, तो जब हम ये इक्वेशन लिखते हैं तो हम हमेशा ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज करते हैं, बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज करते हैं, जो हमें रेस्पिरेशन के रूप में अवेलेबल होती है एटमॉस्फेयर से। तो उसने ये कहा कि ये ऑक्सीजन आ कहाँ से रही है? ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी है और ऑक्सीजन वाटर में भी है, बट फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ये ऑक्सीजन आई है ये कहाँ से आई है? उसने इस बात को प्रूफ किया कि ये जो ऑक्सीजन आई है ये वाटर से आई है ऑक्सीजन। ठीक है, कैसे प्रूफ किया? क्या एविडेंसेस दिए उसने? किस तरह के एक्सपेरिमेंट किए? तो उसने बेटा एक सिंपल एग्जांपल लिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, कीमियोसिंथेटिक बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया लिया, और उसने कहा कि ये जो बैक्टीरिया है ये कीमियोसिंथेटिक है, ये भी अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, पर ये वाटर की जगह क्या यूज करता है? सल्फर यूज करता है। यहाँ पे क्या लिख देंगे? सल्फर 6H2S और 6CO2। तो ये क्या बना देगा? यहाँ पे
C6H12O6 और रिलीज क्या कर देगा यहाँ? सल्फर। क्या रिलीज कर देगा? सल्फर। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन रिलीज हुई? नहीं हुई, क्योंकि हमने यहाँ वाटर नहीं लिया। तो उसने एक छोटा सा एग्जाम्पल देके प्रूफ करने की कोशिश की कि जो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होती है ग्रीन प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो कौन करता है? वाटर करता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लूकोज बनाने के काम आ जाती है और उसकी ऑक्सीजन भी। इस तरह से जो 6CO2 है उसमें 6C ग्लूकोज की C6 बना देगा और H12 612 यूज हो जाएगा वाटर का। एंड ऑक्सीजन और 6 किसकी आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड की। और ऑक्सीजन ये बाय प्रोडक्ट के रूप में कहाँ से आई है? वाटर से। इतने से एग्जाम्पल से बात प्रूफ नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट आए रूबन एंड कैमन। उन्होंने कहा कि मैं बताता हूँ आपको कि ऑक्सीजन कैसे रिलीज होती है। तो उसने एक छोटी सी टेक्निक यूज की बेटा, रेडियो आइसोटोप टेक्निक। उसमें उन्होंने ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये लाइट आइसोटोप रखा और इसे रेडियो एक्टिव यानी कि हैवी आइसोटोप बना दिया 18 का। अब देखा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो हैवी की होती है या लाइट की। तो क्या देखा गया यहाँ पर? C6H12O6 यहाँ पर तो हुई लाइट, और नेक्स्ट जो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज हुई वो थी रेडियो एक्टिव एंड हैवी आइसोटोप की। तो इस बात से ये बात कंफर्म हो गई कि जो वाटर है वही ऑक्सीजन देता है बाय प्रोडक्ट के रूप में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन है वो CO2 फिक्स करने के यानी कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन करने के काम आती है। तो इस तरह से उसने एक छोटी सी इक्वेशन ली और यहाँ पर 12 वाटर के मॉलिक्यूल यूज करके देखा। तो इसने देखा कि जब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जब 12 मॉलिक्यूल लिए गए वाटर के तो यहाँ फिक्स हुई C6H12O6, 6 ऑक्सीजन निकल गई बाय प्रोडक्ट के रूप में और 12 वाटर के मॉलिक्यूल बन गए थे। 6 वाटर के मॉलिक्यूल निकल गए थे जो एक्स्ट्रा मौजूद थे। ठीक है, तो इस बात से ये बात कंफर्म हो गई कि ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होती है, वो वाटर से आती है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहाँ से आता है? वाटर से। विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट वर्निल एंड रूबन कैमन। तो बेटा ये कुछ एक साइंटिस्ट थे फोटोसिंथेसिस के जो नीट के अंदर पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट हमने प्रिस्ले डिस्कस किया, इगनहाउस डिस्कस किया, एंगलमैन डिस्कस किया, जूलियस बोन सच डिस्कस किया, कार्लेस बोन नील डिस्कस किया एंड लास्ट साइंटिस्ट रूबन एंड कैमन डिस्कस किया। इसमें हमने प्रिस्ले के बारे में जाना कि एयर जो है वो ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। जैन इगनहाउस के द्वारा जाना कि वो जो एयर है वो सनलाइट के प्रेजेंस में ही आएगी। हम इसे याद कर सकते हैं इंजन से क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। तो इसने कुछ एनर्जी के बारे में बताया कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर वही प्रोसेस हम डार्क में करते हैं तो नहीं होगा। ठीक है, इंगलमैन ने बताया कि हम किसी भी एंगल से देखते हैं तो विजिबल रेज जो है वो 7 में डिस्ट्रीब्यूट होती है। उन 7 रेज में से ब्लू और रेड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर जूलियस वॉन सच ने बताया, ऐसे याद कर लेंगे हम कि शुगर प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान और शुगर का नाम है ग्लूकोज और वो ग्रीन पार्ट करता है और जो स्टोर होती है वो स्टार्च की फॉर्म में होती है, एज फॉर स्टार्च।
नेक्स्ट वो नील ने बताया कि ऑक्सीजन जो है, जो बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से ना आके कहाँ से आ रही है, वाटर से आ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से हमने बेसिक स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं फोटोसिंथेसिस के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। अब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।